पर हम बार बार यहाँ आकर आप सबका ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। किसानों का जो आंदोलन है वो 106-7 दिन हो गए हैं, अभी तक वो बरसात में, गर्मी सर्दी में जूझ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अच्छे दिन का वादा किया, वो जिन लग्जरी बसेस पे 2014 में इस चुनाव, पहली बार ऐसा चुनाव देखा हमने सबने, पूरे देश ने, इसमें लग्जरी बसेस पे एक व्यक्ति जुमले बांटते हुए पूरे देश में घूम रहे थे, 3D के जुमले थे वो। अच्छे दिन उनके लिए आए और उन तमाम उद्योगपतियों के लिए आए जिन्होंने उस वक्त और उसके बाद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के चुनावों में पैसे लगाए और फिर उनसे लाभ लिए। उनके भी अच्छे दिन आए। एक कंपनी है जिसका नाम है सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, SVLL। अहमदाबाद, गुजरात की यह कंपनी है, 2002 में बनी थी। यह ट्रांसपोर्ट कंपनी है। सूरत के एक व्यापारी हैं रूपचंद बैद साहब, ये उनकी कंपनी। ऐसी अनेक कंपनियां होती हैं, आप कहेंगे इस पर हम प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं। कल मेरी एक सहयोगी ने, और आपने मीडिया में, सोशल मीडिया में स्कानिया बस गेट जो घोटाला है उसके विषय में आप लोग देख ही रहे हैं, जानकारी मिल रही है। तो जो स्वीडन की ये स्कानिया बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका भारतीय पार्टनर है सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, SVLL। 2014 बड़ा रोचक साल है हिंदुस्तान के इतिहास में। मोदी जी तो सोचते हैं कि पूरे विश्व के और पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में 2014 बहुत महत्वपूर्ण साल है, लेकिन चलिए हिंदुस्तान पर ही सीमित रखें। 2014 बड़ा महत्वपूर्ण साल है। मोदी जी अपने 5 स्टार 7 स्टार बस पर सवार थे, वादे कर रहे थे, और इस कंपनी का ग्राफ भी साथ साथ 2014 में बढ़ता जा रहा था। वो बसें जिस पर मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन किया, 3D इफेक्ट लाए, होलोग्राफिक्स लाए, वो सब बसें सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने बनाई थी। उसके अंदर बहुत अच्छे टॉयलेट्स बने हुए थे, पैंट्री बनी हुई थी, छोटा सा किचन जिसको कहते हैं, अल्ट्रा लग्जूरियस थी, LCD स्क्रीन्स थी। आपको तो याद होगा, आपने तो बहुत कवर किए चुनाव, और उस चुनाव को कवर करते हुए आप में से कई लोग भी बड़े भौचक्के रह गए थे, किस तरह का 7 सितारा चुनाव था वो। हेडफोन्स, मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स, वाईफाई कनेक्शंस, और 2-3 दिन में पिछले जो स्कैम निकल कर आया उसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि कैसे एक भारतीय मंत्री को रिश्वत दी गई भारत में उस स्कैनिया को पैठ बनाने के लिए। प्रधानमंत्री 2014 में सत्ता में आए और SVLL का टर्नओवर 1500 करोड़, 80% उसी दौरान बढ़ा। 80%, 80% उनका टर्नओवर उसी दौरान बढ़ा। और जब बैंक उस कंपनी को बार बार चिट्ठी लिखते थे, याद दिलाते थे कि साहब हमारा पैसा लौटाओ, तो रूपचंद बैद साहब बैंक को लिखते थे कि भाई अभी हम मोदी जी के चुनाव प्रचार में बसें बनाने में व्यस्त हैं। ये उनकी लैंग्वेज, मेरी नहीं है, रूपचंद बैद पत्रों में लिखते थे। The undersigned was busy with preparation of very specialized vehicles for 3D campaigning by Honorable Shri Narendra Bhai Modi and his team. These are the words. It took about 2 months, February and March. During this period, I could not attend to business work. ये रूपचंद बैद साहब बैंक वालों को लिख रहे हैं, अपने मजबूती दिखा रहे हैं कि देखिए मैं पॉलिटिकली, मेरे कनेक्शन देखिए, मेरे राजनीतिक रसूख देखिए। फरवरी 2015 में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह मालूम पड़ा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे भी यहां से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई की हैं,
सबसे बड़ा डिफॉल्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कौन है? SVLL। ये जो व्यस्त थे मोदी जी के प्रचार में, जिनका 1400 करोड़ टर्नओवर हो गया, 80% टर्नओवर बढ़ गया, मोदी जी के साथ साथ इनका भी ग्राफ ऊंचा जाने लगा, वह सबसे बड़े डिफॉल्टर थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हम सबको याद रखना चाहिए, एक ग्रामीण लोगों की इन्वेस्टमेंट को रखता है, ग्रामीण बैंक है। छोटे छोटे जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, ये उन लोगों का बैंक। लेकिन सबसे बड़ा डिफॉल्टर होने के बावजूद न तो बैंक उसको एनपीए की श्रेणी में डाल रहा था, न बैंक उसको विलफुल डिफॉल्टर जो एक श्रेणी होती है, न उसमें डाल रहा था। क्यों? क्योंकि रसूख थे, क्योंकि वो चिट्ठी में भी लिख देते थे कि मैं मोदी जी के काम में बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये पेंशनर्स का बैंक माना जाता है, जहां लोग अपनी पेंशन की राशि रखते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स रखते हैं। एसवीएलएल का जो हेडक्वार्टर है वो सूरत में है। इन्होंने 2012 में एक स्कीम शुरू की, चालक से मालक, CSR की स्कीम थी, और उसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से उन्होंने भारी ऋण लिया। और बाद में जब फॉरेंसिक जांच, बैंक ने आंतरिक जांच की, तो मालूम पड़ा कि इसमें भयंकर घपला किया, मतलब पूरी तरह से घपला घोटाला हुआ था, उस स्कीम में भी घोटाला था। और आप कहेंगे 2012 में तो मोदी जी नहीं थे, तो उनकी इंटरनल रिपोर्ट यह बोलती है कि जो जोनल ऑफिस था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, गुजरात का, वो अपने राजनीतिक रसूख जो स्टेट लीडरशिप के साथ, राज्य सरकार और राज्य के नेतृत्व के साथ दिखा दिखाकर अपना काम करवाता था और काम करता था। जोनल ऑफिस ने केंद्रीय कार्यालय से राय नहीं ली, उनसे अनुमति नहीं ली और ये ऋण दे दिए। यह स्पष्ट उनकी आंतरिक रिपोर्ट में मैं आपको दे रहा हूं। 836 करोड़ का लोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चालक से मालक स्कीम में ये रूपचंद बैद जी की कंपनी एसवीएलएल को दिया। ये इंटरनल प्रोब है जिसका हमने इसमें चर्चा भी की है। The huge exposure taken by the zonal authorities were without express consent by the head office, violating its own credit policy. ये बैंक की अपनी रिपोर्ट है। तो इससे पहले कि रविशंकर प्रसाद जी नथुने फुलाते हुए फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं पहले ही बता दूं, रविशंकर प्रसाद जी कुछ और काम कर लेना, आज पीसी मत करिएगा। यह स्पष्ट तौर पे था कि राज्य जो जोनल, और जोनल में कौन था हेड? जोनल में हेड एक श्री देशपांडे जी थे, जिनके विषय में हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने अरुण जेटली जी को उस वक्त पत्र भी लिखा था। देशपांडे जी जोनल हेड थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, और देशपांडे जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए, उनका जो यूनियन है बैंकों का, उसके ये ऑफिस बेरर रहे थे, संघ से जुड़े हुए व्यक्ति। अब कौन प्रोटेक्ट कर रहा था एसवीएलएल को, किसका प्राश्रय था एसवीएलएल को, यह सबके सामने है। वह खुद, हमें तो कुछ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, एसवीएलएल वाले खुद ही बता देते हैं कि भाई हमारे ये लिंक हैं। प्रधानमंत्री जी ने ड्राइवर्स डे मनाने पर उनको शुभकामनाएं दी। अपनी वेबसाइट पे प्रधानमंत्री जी की फोटो, वो अब हट गई है, हटी जाती है ऐसे वक्त पे, वेबसाइट पे प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो लगाकर सब कुछ, सब हमेशा सामने वो मोदी जी को रखते थे। जो पीएन देशपांडे थे, ये जनरल मैनेजर रिसोर्स प्लानिंग, दिग्विजय सिंह जी के पत्र के बाद, सीबीआई इंक्वायरी के बाद, इनको कुछ वक्त के लिए हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन फिर से बहाल कर दिया गया। अब इसका उत्तर बैंक के आप वरिष्ठ अधिकारियों से पूछेंगे तो उनके पास भी नहीं है कि उनको बहाल क्यों किया गया, और फिर उनको पेंशन याफ्ता करके जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र आई, उनको रिटायर कर दिया। देशपांडे जी अब ही इज लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। मोदी जी दूसरे टर्म पे आ गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो हालत है वो आपके सामने है, और अच्छे दिन चल रहे हैं, जिनके चल रहे हैं आपके सामने हैं।
अब भारतीय मजदूर संघ के इनके रिश्ते पीएन देशपांडे जी के, प्रश्न सबसे बड़ा मोदी जी से बाद वाला जो दूसरा प्रश्न है वो ये है। पहला प्रश्न तो मोदी जी के एसवीएलएल से रिश्ते कहां तक हैं, उन रिश्तों का लाभ है एसवीएलएल को लोन लेते वक्त और लोन न चुकाने के वक्त बचने में कहां कहां हुआ, और जिसने लोन दिया पीएन देशपांडे उनके संघ से रिश्ते, उन रिश्तों का क्या लाभ मिला। ये एक नेक्सस है जिसमें संघ भी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद सरेआम शामिल दिख रहे हैं। गडकरी जी का तो आपने कल सुना ही। जो भुगत रहा है वो है छोटा इन्वेस्टर, वो है जो अपनी पसीने की, खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई बैंकों में रखता है। कई उदाहरण हम आपको यहां बैठकर दे चुके हैं कि कैसे एनपीए हुए, कैसे बैंकों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिए, कैसे एनपीए हुए। यहां तो एनपीए की श्रेणी में रखने में भी हाथ कांप रहे थे बैंक के, क्योंकि एसवीएलएल के रिश्ते इतने प्रगाढ़ थे नरेंद्र मोदी जी से। यहां तो विलफुल डिफॉल्टर कहने में भी थर थर कांप रहे थे ये लोग, ये रिश्ते थे उनके।